ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज हम मेडिसिन का जो 14th चैप्टर है, हमने बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़े, जीवाणु जनित रोग। अब हम पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, वायरल डिजीज़, विषाणु। उसमें हम स्टार्ट करेंगे। पहला है इसमें रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट इसको पशु माता के नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं पशु माता। वैसे तो गाय वैसे ही माता होती है, उसकी और माता निकल जाए तो फिर वो गौ माता की माता हो जाती है। यूं ही कह लो गौ माता की माता। तो ये रिंडरपेस्ट, यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है, जिसको इसका नाम पशु माता बता ही दिया। और इसमें कैटल प्लेग, बोवाइन टाइफस और कंटेजियस ऑक्स टाइफस। पशु प्लेग यानी कि एनिमल प्लेग, और शीतला माता रोग के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो ये शीतला माता जो है वो उसका प्रकोप है, तो उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं। ज़्यादातर हम छोटे होते इस बात को समझते थे, बताते थे कि भाई आपके अगर इस तरह का कुछ हो गया तो आप वो, मैं जब हनुमानगढ़ में पढ़ता था तो वहाँ शीतला माता की शिला है, तो वो वहाँ शायद जाते थे कि भाई इस पर आप जो धोक लगा दो तो आप ठीक हो जाते हो। अब लोगों की वहाँ भीड़ हम देखते थे, क्योंकि हनुमानगढ़ में पढ़ते थे और वो शायद उधर फोर्ट के आसपास ही थी कहीं। तो यह याद आ गया शीतला माता रोग। ओरिएंटल रिंडरपेस्ट, पेस्ट बोवाइन और टेस्टुमा, ये या टेस्टुमा, इन नामों से इसको जाना जाता है। आमतौर से आरपी के नाम से आपको फील्ड में मिलेगी बात। आरपी वैक्सीन होगी कि रिंडरपेस्ट, आरपी वैक्सीन बोलते हैं इसको। पशु माता जुगाली करने वाले पशु में विशेष रूप से गौवंश तथा सूअरों का अत्यंत प्राणघातक विषाणु जनित रोग है। इस रोग के संक्रमण से तीव्र ज्वर, पाचन संस्थान की श्लेष्मा झिल्ली में खून की मात्रा बढ़ने और अल्सर के कारण रोगी पशु को अत्यधिक खूनी दस्त हो जाते हैं तथा शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अंत में पशु दुर्बल होकर मर जाता है। तो ये इसका मेन लक्षण है कि बहुत ही पतले दस्त, इसको हम खूनी दस्त कहते हैं, बहुत पतले। शूटिंग डायरिया जिसको कहते हैं, शूटिंग डायरिया, यस, यहाँ इसको वाटरी डायरिया भी बोलते हैं, विद मिक्स्ड ब्लड। इसका कारण जो है वो ये पैरा माइक्सो ग्रुप का आरएनए वायरस, जो ल्यूकोसाइट से चिपका रहता है। तीव्र ताप की स्थिति में तो यह विषाणु खून में रहता है, अन्यथा स्प्लीन व लसिका ग्रंथियों ग्लैंड्स में चला जाता है। तो जब इसकी जांच करनी हो तो टेम्परेचर जब हो तभी जो है वो ब्लड स्लाइड कामयाब है। अदरवाइज ये स्प्लीन के अंदर और जो ग्रंथियां हैं हमारी लसिका ग्रंथियां, उनमें चला जाता है। रोग का प्रसारण, ट्रांसमिशन, रोगी पशु से सीधा संपर्क अथवा हवा द्वारा जब रोगी पशु व स्वस्थ पशु के बीच की दूरी 2 मीटर से कम हो। 2 मीटर यानी कि अंदाजन 6 फीट, वही कोरोना हो गया। 2 फीट की दूरी से कम। देखिए यहाँ भी हर एक वायरस के अंदर इसका जिक्र मिलेगा आपको कि ये 2 फीट की दूरी जो है, 6 फीट की 2 मीटर। संक्रमित चारा, दाना, पानी आदि के खाने पीने से,
पशुशाला में काम में आए रोगी पशु के बर्तन, बिछावन तथा मांस, खाल, पेशाब, गोबर आदि के संपर्क में आने से, रोगी पशु के मांस को गिद्ध, कौवा, चील आदि उठाकर अथवा खाकर अन्य स्थान पर विचरण करने से, रोगी पशु की चीचड़, मक्खियाँ व मच्छर काटकर वे ही किसी स्वस्थ पशु को काटते हैं तो ये रोग फैल जाता है। तो ये इसके जो कारण हैं विशेष तौर से बहुत ही भयानक जो है। अब तो आरपी नहीं है, आरपी वैक्सीनेशन मेरे ख्याल से टोटल आरपी जो एरिडिकेटेड हो गई है। यह अभियान चलाया था पीछे आरपी के खिलाफ वैक्सीनेशन, तो ये मोबाइल स्टीम होती थी तो यह आरपी वैक्सीन करती थी। तो ये इस तरह करके यहाँ से मेरा ख्याल है आरपी अब शायद नहीं है। तो ये बहुत कम कोई केसेज का दुका मिलेगा, बाकी अब ये रिंडरपेस्ट का कोई केस जनरली नहीं मिलता। इसके सिम्टम इस दौरान इस रोग की 4 अवस्थाएं दिखाई देती। उद्भवन यानी इंक्यूबेशन स्टेज, यह अवस्था में विषाणु श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र व पाचन तंत्र के माध्यम से पूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अस्थि मज्जा, बोन मैरो, स्प्लेन आदि में भी पहुंच जाता है। यह अवधि इनक्यूबेशन पीरियड कहलाती है और ये 2 से 15 दिन है। जैसे अभी आप देखते हो कोरोना में कहते हैं कि अगर इसकी जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो लगभग 2 से 5 दिन का जो है बताया गया है। 2 से 5 दिन जो है अगर के बाद में अगर आपको इस तरह से हाई टेम्परेचर आ जाता है और पहले हल्की फुल्की खांसी और इस तरह के जुकाम और इस तरह की अवस्थाएँ आती हैं, तो अगर 5वें दिन से या विद इन ए वीक ये चीज़ें टेम्परेचर भी आना शुरू हो जाता है, तो ये समझ लो कि ये इसका इन्फेक्शन जो है वो पूरे शरीर में बढ़ गया है। और क्योंकि टॉक्सिन्स पैदा तभी होंगे तभी ये टेम्परेचर आएगा। तो अभी ये कह रहे हैं कि भी 14 से 15 दिन इसका जो है बस लाइफ टाइम है। 14 दिन जो निकाल गया, यानी 14 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में वायरस अपने आप ही डेड हो जाता है, डेथ हो गई इसकी। तो अगर बच गया कोई इन दिनों के इनसे संभल गया, उसके बाद में वो रिकवरी फेस पे आ जाता है, तो उसके बाद में धीरे धीरे वो रिकवर करता है। तो ये टाइम जो है वो 2 से 4 दिन जब तक वो लक्षण नहीं आता तब वो जो है इसको इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो कहते हैं। उसके यानी कि वायरस की शरीर में ग्रोथ। पूर्व लक्षण अवस्था, प्रोड्रोमल स्टेज पूर्व लक्षण है। इस स्थिति में पशु के तीव्र ज्वर हो जाता है, पशु सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है और पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं। तो देखिए ये प्रोड्रोमल यानी कि चमड़ी से मिला हुआ है, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है मिलती जुलती जो बात है, ये छाले हो जाना मुंह के अंदर। रोगी पशु के नासा छिद्रों में आंखों से मवाद युक्त म्यूकोपुरुलेंट स्राव आने लग जाना, आंखें लाल हो जाना तथा आंखों से गीड़ बहने लगता है एवं पलकें सूज जाती है। रोगी पशु सूखा व श्लेष्मायुक्त एवं खून से सना हुआ गोबर करता है। ये इसकी स्टेज थी। अब इसमें आता है म्यूकोजल स्टेज, तीसरी। इस अवस्था में मुंह में, होठों, मसूड़ों, गाल व ग्रसनी आदि में गंभीर छाले होकर घाव पड़ जाते हैं। कहीं कहीं श्लेष्मा झिल्ली नेक्रोज्ड भी हो जाती है, नेक्रोसिस, गल जाना, ब्लड सप्लाई वहाँ की रुक गई और वो गल जाती है। पशु गहरे भूरे रंग का श्लेष्मायुक्त रक्त रंजित गोबर करता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो आंतों की श्लेष्मा भी आने लग जाती है। मादा पशु के योनि मार्ग से म्यूकोपुरुलेंट स्राव आने लग जाता है, यदि गर्भित हो तो गर्भपात हो जाता है। नर रोगी पशु के वृक्षण, थुई व गर्दन के भाग पर भी छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं, जिसे त्वचीय पशु माता यानी कि कुटेनियस फॉर्म ऑफ रिंडरपेस्ट भी कहते हैं।
इसमें जो फीमेल है उसके जो अडर होता है उस पर ये छोटे छोटे इस तरह के फफोले हो जाते हैं। पशु के गंभीर दस्त हो जाते हैं जिससे पशु का डिहाइड्रेशन हो जाता है। स्वास्थ्य लाभ अवस्था, कन्वल्सेंट स्टेज, इस अवस्था में पशु के छाले ठीक होने लग जाते हैं तो पशु कुछ सप्ताह में ठीक हो जाता है। शव परीक्षण में बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग जैसी लाइनें मिलती हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जब इसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो बड़ी आंत, सिकम, कॉलन, रेक्टम, इसमें आपको जेब्रा मार्किंग आपने देखी हुई है, इस तरह से जेब्रा मार्किंग, इस तरह से लाइनिंग होती है जेब्रा पे, तो उस तरह की जो मार्किंग आपको उसी कलर की नज़र आती है जेब्रा मार्किंग। तो ये इसका विशेष पोस्टमार्टम में विशेष इसका जो है वो लक्षण मिलता है, चेंज मिलता है। ट्रीटमेंट, इसमें कोई दोषप्रद उपचार नहीं है, फिर भी पशु को निम्न इलाज देते हैं। जैसे फुट एंड माउथ में मुंह के छालों को लाल दवा से धोते हैं तो उसी तरह से धोना है। एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है अवेलेबल है, देते हैं। बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक देना है, एनाल्जिन, नोवल्जिन आदि, और उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन वगैरह। श्लेष्मा के घाव जल्दी भरने के लिए इंजेक्शन विटकोफोल, इंजेक्शन न्यूरोबियम, न्यूरोविट B1, B6, B12 आदि भी इसमें लगाए जाते हैं इंट्रामस्कुलर, ताकि बी कम्प्लेक्स जब हम देते हैं तो जल्दी जो है वो म्यूकस जहाँ छाले हुए हैं वो जल्दी उनकी भरपाई हो जाती है। निर्जलीकरण की स्थिति को रोकने के लिए फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। रेंटो, GNS आदि 25%, IV ये 2 लीटर कम से कम, 4 भी दे सकते हैं लेकिन 2 लीटर तो मिनिमम आपको देना है। प्रिवेंशन के अंदर बस एक ही इसका प्रिवेंशन है, वो है मुक्तेश्वर स्ट्रेन। टीकाकरण उचित समय पर करावें और इसको अंडरलाइन कर लें। इसमें मुक्तेश्वर स्ट्रेन जो है लगाई जाती है, यह बकरी के ऊतक से बना हुआ इंजेक्शन है, उस पे इसको ग्रोथ किया गया है। यह टीका देसी गौ पशुओं और भैंसों के लिए उपयुक्त है, लेकिन दुधारू गर्भवती गाय व भैंस विदेशी नस्ल संकर पशुओं के उपयोगी नहीं है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, दुधारू में इसको नहीं लगाते, गर्भवती गाय में नहीं लगाते, भैंस में, और जितने विदेशी नस्ल के हैं पशु उसमें इसको नहीं लगाते, नहीं काम करते। यानी कि जो प्रेग्नेंट नहीं है और ड्राई है, बस उन्हीं के लिए ही है। इस टीके की रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षक क्षमता करीब 12 वर्ष है और 2 ml इंट्रामस्कुलर लगता है। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि एक बार इम्यूनिटी अगर गेन कर गया तो 12 साल तक उस पशु को ये बीमारी नहीं आएगी। लेकिन अब ये एक बहुत बड़ी कमी इसके अंदर है कि भाई आप प्रेग्नेंट को नहीं लगा सकते, जो मिल्चिंग है उसको नहीं लगा सकते, क्रॉस ब्रेड को नहीं लगा सकते। तो अपने पास तो यही है, इन्हीं जानवरों को रखेंगे, फंडर को कौन रखेगा, और इन्हीं के ये टीका नहीं लगेगा, या तो वो ब्याने वाली होगी या दूध दे रही होगी। अब ऐसा थोड़ा ही होगा कि वहाँ पे कोई बाकी के पशुओं को कवर कर दें ताकि वो दूसरी हमारी जो मिल्च एनिमल हैं या प्रेग्नेंट है वो बच जाएंगी। ये तो सही चल सकता है। अब आता है टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन। यह टीका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में बनता है, अंडरलाइन इसको कर लेना। यह टीका सभी प्रकार की गाय भैंस आदि में, चाहे वह देसी हो, विदेशी हो, गर्भवती हो, दुधारू हो, सभी में लगाया जा सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है जो हमारे काम की चीज़ है, टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन। तो इसको अंडरलाइन करें आप,
मुक्तेश्वर स्ट्रेन को नहीं, क्योंकि ये कई बार जो है इसके लिए जिनका इलाज नहीं है तो उसकी वैक्सीन के लिए बारे में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कोई है ही नहीं। तो जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, और वायरस का कोई ट्रीटमेंट होता भी नहीं, वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो एंटीबायोटिक्स हमारे पास उपलब्ध हैं वो बैक्टीरिया पे काम करती हैं, वायरस पे नहीं करती। तो हम एंटीबायोटिक क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, इसको भी नोट कर लो, इसको इसलिए देते हैं कि जो जानवर वीक हो जाएगा वायरस के कारण में, तो वीक होने के कारण में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन कोई और नहीं उसको पकड़ ले। तो इसके बचाव के लिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं उसके अंदर हो जाए, कमजोरी में बैक्टीरिया पकड़ता है तो वो नहीं हो जाए, इसलिए हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं। उस समय एंटीबायोटिक दिया जाना इसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कारण ये है उसका। देश में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर इस रोग की रोकथाम के लिए रोगनाशक सीरम और लेपिनाइज्ड वैक्सीन, लेपिनाइज्ड एविनाइज्ड वैक्सीन का उपयोग भी किया जा रहा है। तो ये वैक्सीन्स हैं जो बनती हैं, उनका कोई संबंध नहीं है आपसे लंबा चौड़ा। आप तो टिश्यू कल्चर इंटरपेस्ट वैक्सीन को आप याद रखें, बस सिंपल। और ये भी याद रखें कि ये बनती क्या है, इनका कोई ना कोई फिल इन दी ब्लैंक्स में छोटा सा जो है वो एक डाल दिया जाता है। तो जिसने पढ़ा है उसके ही बात समझ में आएगी, वो इसको कर सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा छोटा सा ये डिज़ीज़ है काउपॉक्स, इसको और देख लेते हैं। फिर हमारे पास इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ जो आने वाली है फुट एंड माउथ डिज़ीज़, वो नेक्स्ट देखेंगे। तो पहले इसको काउपॉक्स को मिलती जुलती बीमारी को ले लेते हैं। गाय की चेचक, पॉक्स, वो पशु माता, और ये गाय की चेचक। यह वेरियोला वैक्सीनी के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को। यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है। इस रोग में पशु की चमड़ी मुख्य रूप से अडर व थन टीट पर फफोले होते हैं। तो ये काउपॉक्स। पशु के एक बार रोग हो जाने के बाद पशु में जीवनोपरांत रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, ऑटोमेटिक नेचुरल इम्यूनिटी, अपने आप। तो अब आप इसको अंडरलाइन कर लें। पशु के एक बार रोग हो जाने के बाद पशु में जीवनोपरांत रोग प्रतिरोधक क्षमता रहती है, और उसमें वैक्सीन लगाने के बाद 12 साल तक जो है वो कारगर है। इटियोलॉजी, यह एक फिल्ट्रेबल वैक्सीन सब ग्रुप के ऑर्थोपॉक्स विषाणु से होती है। फिल्ट्रेबल, फिल्टर हो जाए जो। यह रोग गोवंश में काउपॉक्स, मनुष्यों में स्मॉल पॉक्स तथा घोड़ों में हॉर्स पॉक्स व भेड़ों में शी पॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हम काऊ में इसको विरियोला बोविस करता है कॉज, गोट में विरियोला कैप्राजीन्स और कैप्रीपॉक्स वायरस करता है, शी पॉक्स में विरियोला ओवाइना करता है, स्वाइन पॉक्स में विरियोला स्यूला और जीनस और स्वाई पॉक्स वायरस करता है, हॉर्स में विरियोला इक्वाइन करता है। और इसमें आपने देखा कि सेम आपने स्पीचीज हाथ में लगानी है, बोविस बोवाइन है, ओवाइन है, इक्वाइन है। तो ये नाम है जो ये याद रखना है, विरियोला, और इसके बाद में जिसमें पूछा जाता है वो साथ में आपने उसको नाम को जोड़ना है। फैलाव जो इसका ट्रांसमिट, रोगग्रस्त पशु के सीधे संपर्क में आने से, गवाला के हाथों द्वारा, दूध धोने की मशीन द्वारा, स्ट्रिप कप द्वारा और मच्छर व मक्खियों द्वारा। स्ट्रिप कप आपको पता है
जब हम मैस्टाइटिस का टेस्ट करते हैं मैस्ट्रिप से, अभी आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, ये कभी कभी फील्ड में आपने देख लिया होगा, मैंने वैसे आपको शायद नहीं बताया। मैस्ट्रिप नाम की छोटी छोटी पर्चियाँ सी होती हैं, इस तरह आती हैं। मैस्टाइटिस का जो है हम जो डायग्नोज करते हैं, देखते हैं उसमें, जब तक कि उसके अंदर कोई इस तरह के लक्षण नहीं आ जाते तो आप क्या करते हैं, जो अच्छे जो डेयरी फार्मर हैं वो प्रत्येक गाय के दूध को वीकली तो ज़रूर चेक कर देते हैं, अगर डेली नहीं करते तो। करते क्या, एक स्ट्रिप कप होता है, ये प्लास्टिक का इस तरह का एक कप है जिसके अंदर इसके 4 क्वार्टर होते हैं। यूँ देखिए, ये लाइनिंग होती है इसके बीच में, तो 1 2 3 4, ये 4 क्वार्टर हो गए इसमें। अब जो क्या करते हैं, इसको पहले तो ये स्टरलाइज्ड होता है, और अब जो दूध थनों को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद में, तो एक थन से जो है हम वहाँ मार्किंग कर लेते हैं कि ये राइट एंटीरियर है, ये राइट जो है लेफ़्ट है एंटीरियर, और ये जो है इधर फिर पोस्टीरियर हो गया राइट, और ये लेफ़्ट जो है पोस्टीरियर हो गया। हम उसमें मार्किंग कर लेते हैं। तो अब उसमें क्या करते हैं, उस जो कप है उसके अंदर जो है धार निकालते हैं, 2 2 4 4 धारें जो हैं उस प्रत्येक कप में, प्रत्येक थन से 1 2, दूसरे थन से, फिर तीसरे से, चौथे से। अब इसमें निकालने के बाद में हम वो जो हमारे पास मैस्ट्रिप की जो स्ट्रिप्स हैं उनको इसके अंदर डुबो लेते हैं। अगर उनमें से कलर चेंज नहीं होता तो ये समझ लो कि उस जानवर को जो है वो मैस्टाइटिस शुरू में ही पकड़ में आ जाएगी और वो शुरुआत नहीं हुई है। अगर मान लीजिए हल्का सा किसी में कलर चेंज हो गया, हल्का सा, तो और वो पता लग जाएगा कि कौन से थन है, कौन सा टीट है, क्योंकि वहाँ आपने मार्किंग की हुई है। तो उसके लिए आप जो उस टीट के अंदर आप इंट्रामेमरी ट्यूब जो है वो चढ़ाएंगे, और उसको अगर जो है डॉक्टर समझता है कि इसको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो उसको एंटीबायोटिक देता है। तो ये जो है स्ट्रिप कप द्वारा अच्छा, वो जो अगर आपने नहीं साफ़ किया ढंग से और दोबारा इस्तेमाल कर लिया, और वो ग्वाले के हाथ उसी तरह के ही हैं, तो ये भी हमने देखा ना, दूध दोने की मशीन ग्वाला के हाथों और स्ट्रिप कप द्वारा, तो ये इसके द्वारा जब ये इन्फेक्टेड होता है तो ये रोग जो है हो जाता है मच्छर व मक्खियों द्वारा। सिम्टम इसमें तो ये 3-4 तरह के जो है वो स्टेज है, 3 तरह की स्टेजें हैं इसकी। तो पहली स्टेज है इसमें, पहले तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 3 से 7 दिन है। इसके बाद में ये स्टेजें शुरू हो जाती हैं। पहला है रोजियोला स्टेज, पशु के थन व ऐन है, ये अडर, ये अथन कर दिया उसने, ऐन पर लाल दाने से उभर जाते हैं। रोजियोला, लाल दाने रोज की तरह से, फूल का रोज का फूल, रोजियोला स्टेज। उसके बाद में पॉपुलर स्टेज, पेप्यूल्स बनते हैं, जगह जगह अधिक संख्या में लाल धब्बे तथा फफोले दिखाई देते हैं, लाल धब्बे बनना। उसके बाद में पस्चुलर स्टेज, फफोले में शीर्ष द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। तो इसके अंदर ये द्रव्य भरता है, और ये पस्चुलर स्टेज जो है वो शीर्ष द्रव्य के फफोलों में ल्यूकोसाइड्स चले जाते हैं, फफोले के फूट कर ठीक होने की स्थिति की तरफ
स्कैब बन जाते हैं, स्कैब नहीं बन जाते, स्कार बन जाते हैं। हो सकता है स्कैब हो, लेट बी सी, स्कैब और स्कार, निशान धब्बे तो बनते हैं, फफोले के फूट कर ठीक होने की स्थिति की तरफ स्कैब बन जाते हैं। चलिए, ये इसको निशान बन जाते हैं, ये तो है स्कार, स्कैब बन जाते हैं, देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं गलत मिस्टेक हो गया, और स्कैब भी हो सकता है। उक्त सभी अवस्थाओं के लक्षण के भोले पशु के ऐन, थन व जांघों के आंतरिक सतह व पूंछ के नीचे दिखाई देते हैं। जनरली ये यहीं होते हैं। पशु के हल्का बुखार होता है और पशु खाना पीना तथा जुगाली करना छोड़ देता है। ये स्थिति आपको काउपॉक्स की भी फील्ड के अंदर मिलती है और खूब देखी हैं, यही मिलेगी। अब आरपी का तो मुश्किल है, आरपी की तो बहुत इरेडिकेट हो चुका है एक तरह से। ट्रीटमेंट, कोई विशेष उपचार नहीं, रोग के दौरान छालों में मवाद आदि नहीं पड़ जाए, इसलिए घावों पर एंटीसेप्टिक पाउडर जैसे नेबासल बहुत अच्छा पाउडर है, बोरिक एसिड, कैलोमेल लोशन आदि जो है लगाते रहें, और एंटीबायोटिक का इंजेक्शन। अन्य व्याधियों को, ये देखिए, आप कोई और जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो जाए इसलिए लगाते हैं, अन्य व्याधि ना कोई हो जाए इसलिए एंटीबायोटिक देते हैं। बचाव में इसमें प्रतिवर्ष पशुओं के चेचक के रोग निरोधक टीके, विशेष तौर से भैंसों के लगावा में रोगी पशु का बाड़ा, चारा, दाना तथा परिचारक अलग से होना चाहिए। मृत पशुओं को कास्टिक सोडा, चूना तथा नमक के साथ जमीन के गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। और जो दुहारे हैं, दूध दूहने वाले के हाथों को दूध दोने के बाद पहले लाल दवा के विलियम से धुलवाना चाहिए, अच्छी तरह से उसको साफ कर लेना चाहिए। तो इसमें भी जो एक वैक्सीन ही बचाव है, जो इसके इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं, काउपॉक्स के इंजेक्शन हैं डिपार्टमेंटल, तो ये जो है, लेकिन बहुत ये रेयर केसेस जो है देखे जाते हैं। और जनरली जो है शीप पॉक्स जो है आएंगे शीप वाले, हमारे यहाँ बेडांग है, मतलब माता होगी, माता उसरगी, तो ये वो ज़रूर अवश्य कहेंगे। तो इसके जो है वो इंजेक्शन भी लेने आते हैं, यानी वैक्सीनेशन के लिए पहले जो सतर्क हैं वो दौड़ते हैं, और जिनके हो जाता है वो फिर ट्रीटमेंट के लिए, और उनको पता है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ध्यान है उनको कि ये वो वायल लेके आते हैं, वो हाथ में टेरामाइसिन वाली, इसमें मेडिकल स्टोर पे, उसको कहते हैं ये वायल दे दे भाई, उनको यही पता है कितनी कितनी लगानी है, 3 से 4 ml लगानी है, तो वो लगा देते हैं। बोले एक नालजीन भी दे दे, नालजीन भी वो रखते हैं, तो 4-4 ml वो 4-4 ml वो लगा देते हैं, उनको पता है यही इसका इलाज है और कुछ नहीं करना, ना डॉक्टर आके कुछ और करेगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो इसका वैक्सीनेशन ही जो है एक उपचार है। तो आज हमने 2 रिंडरपेस्ट और काउ पॉक्स के बारे में आज हमने जाना, और ये सेम स्थिति इक्वाइन में, शीप में और ये स्वाइन में इसी तरह के लक्षण हमें जो है मिलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, तो उसमें हम वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डिजीज़, वैसे तो हम इसको इरेडिकेट करने जा रहे हैं, लगभग तो उम्मीद करते हैं अगर ईमानदारी से वैक्सीनेशन का तालमेल बिठाया जाए तो ये इरेडिकेट हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी इस पे काबू पा लिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा। ये एक बहुत ही इसी तरह का वायरल डिजीज़ है, ये इसको जानकारी जो है हम नेक्स्ट हमारे उसमें लेक्चर में देंगे। थैंक यू।